मैं राजेश कुमार एक्स सब इंस्पेक्टर सुपर 100 क्लासेस की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक दिन पहले 25 क्वेश्चंस का एक सेट आप सभी लोगों को सेल्फ असेसमेंट के लिए दिया था, जिसमें से 23 स्टूडेंट ने अपना पीडीएफ बना करके मुझे भेजा और काफ़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। तो जो भी स्टूडेंट्स अब अगले पीडीएफ से अगले जो क्वेश्चंस का असेसमेंट होगा, यदि आप लोग इवेल्युएट के लिए मेरे पास भेजना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर कृपया नोट कर लें और इसी पे पीडीएफ भेजा करें 8923970005। इसी के व्हाट्सएप पे जो है पीडीएफ बना करके आप लोग भेजें ताकि मैं आपका मार्क्स बता सकूं। तो चलिए आज बिना देर किए हुए सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं और एक सलाह देते हैं कि जिस क्वेश्चंस को आप नहीं जान रहे हैं कृपया नोट बना लें और जो इसके डिस्क्रिप्शंस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे उसको भी आप नोट कर लें ताकि आपको आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी लाभ मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? तो ये अधिवेशन था कराची का अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन में हुआ था जो कि 1931 में हुई थी और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन यदि ये क्वेश्चन को घुमा करके पूछ दे कि ये मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किसने पेश किया था तो फिर आपका आंसर यहाँ पे बदल जाएगा और ये आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। क्या आंसर होगा कि प्रस्ताव पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने जो भेजे थे सही आंसर भेजे थे और इसका सही आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है ये जयंती मनाया जाता है 25 दिसंबर को और इसी के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक, ये तीनों हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलहन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अलर्ट हो जाइएगा, मेरे क्लास के स्टूडेंट तो बिल्कुल इसको सही किए हैं, बाकी जो अन्य स्टूडेंट हैं उनमें काफ़ी गलतियाँ हुई है। उसके अलावा मुझे लगता है कि एक या 2 स्टूडेंट ही इसको सही कर पाए थे। तो देखिए, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो बेसिकली ये किसी भी देश से नहीं लिया गया है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, बल्कि ये प्रपोजल जो है BR अम्बेडकर ने दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा। यहाँ ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी विजयनगर ही है ना, इसका राजधानी भी विजयनगर है और जो कि जो है कहाँ है, किस नदी पे है? तो तुंगभद्रा नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में आ चुका है ना। तो इसमें राजधानी और देश की बात थी, ये कंपाल नहीं है, कंपाला है। ठीक है, तो युगांडा की राजधानी कंपाला और रवांडा की किगाली, यानी 2 और 1, 1 के 2, 2 के 1। ये देखिए, ये ए और बी आपका छट चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, सी और डी में से कोई होगा। फिर देखिए खार्तूम का सूडान। ठीक है, तो ये देख लिए डी का 3, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और किंशासा जो है कांगो का है। ठीक है, तो ये बस आपको इसमें कुछ विशेष नहीं था, ये राजधानी था जो कि याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
हाँ, यहाँ पे अलर्ट हो जाइए ज़रा। और इस क्वेश्चन को यदि घुमा करके भी पूछा जाए और काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है ना? तो निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यहाँ पे देखिए संवेग संरक्षण नहीं दिया हुआ है ना? तो आपको लगा होगा, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज किए हैं, तो संवेग संरक्षण ही जो है ना वो गति का नियम या संवेग संरक्षण का सिद्धांत एक ही है। तो यहाँ गति का संरक्षण हो जाएगा, है ना? ये ध्यान रखिएगा, गति का संरक्षण। और इस पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि यह जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम, न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है। ओके, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है कोयला आधारित बिजली संयंत्र है ना। ये चारों बिजली संयंत्र हैं और ये कौन से राज्य में अवस्थित है ये आपको बताना था। तो देखिए कहलगांव जो कि अपने भागलपुर में है ना। तो भागलपुर कहाँ है? बिहार में। तो देख लीजिए 1 का 2 मतलब बी और सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल होगा नहीं। अब होगा ए और डी में से कोई एक। फिर आप चलिए कोरबा, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है। तो ये देख लीजिए सी का ऑप्शन डी किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बाकी इसी प्रकार मिला करके आप सभी क्वेश्चंस को याद कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सभी एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश काल में किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, पहली बार जनगणना की बात कर रहा है, नियमित जनगणना की बात नहीं कर रहा है। तो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था 1872 ईस्वी में। और जो नियमित जनगणना यदि आपको दे दे, नियमित जो रेगुलर सेंसस है ना, तो रेगुलर सेंसस जो है वो 1881 से शुरुआत हुई थी। और इस समय जो है लॉर्ड रिपन साहब थे यहाँ पे, ये गवर्नर है ना, गवर्नर जनरल। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है, गलती मत कीजिएगा। और 4 के चारों याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस, ये पहले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही या सुमेलित नहीं है? नहीं है ना? तो वेल्थ ऑफ नेशंस बिल्कुल एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बिल्कुल जेएम किन्स द्वारा लिखा गया है। एशियन ड्रामा गुरनार मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ये जो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखा गया है जी। तो इसका जो ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ गलती किए थे ना, तो ये बी सी और ये डी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये पुस्तक जो लिखा गया है ये लिखा गया है डेविड रिकार्डो द्वारा, नोट कर लीजिएगा, डेविड रिकार्डो। और ये 1817 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, डेविड रिकार्डो इसके लेखक हैं। समझ गए, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ देखिए, ये रीजनिंग का बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मुझे 1-2 स्टूडेंट के अलावा बाकी सब ने इसमें गलती किया है। देखिए इसको बड़ा प्यार से लिया, ये 2 टर्म को जोड़ रहा है। ठीक है, देखिए जरा जोड़ते हैं। 3 + 8 बराबर कितना हो गया? 11। और अगला टर्म कितना है? 13। तो मतलब +2। यहाँ ध्यान दीजिएगा इस वाले पे, +2। तो 11 2 13 हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर एक डिजिट को छोड़ दीजिए, फिर दोनों को आगे बढ़िए। 8 और उसके बाद 13 कितना हो गया? 13 और 8 21, है ना। अब देखिए 3 जोड़ दिया है, क्या किया है? 21 और 3 कितना हो जाता है? 24। ये देख लीजिए 24 आ गया। फिर अब इसको 8 को काट दीजिए और चलिए 13 और 24 की ओर। तो 13 और +24 कितना हो रहा है? तो 4 3 7 मतलब 37। अब देखिए यहाँ पे 4 बढ़ गया है। ठीक है, 4 बढ़ गया, कितना हो गया? 37 4 41। ये देखिए 41 आ गया। अब फिर 13 को काट दीजिए, अभी इन दोनों को जोड़िए, कितना को? 24 और 41। ये देखिए 24 + 41 कितना हो गया? 65। इसमें कितना जोड़ दिया? 5। ठीक है, हो गया 70। अब ये देखिए कितना जुड़ा है? 2 3 4 5,
तो नेक्स्ट में कितना जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा, ये ध्यान रखिए। 24 कट जाएगा और यहाँ पे हो गया 41 प्लस 70 और 6, है ना। ये जो हम लोग जोड़ते आ रहे थे 2 3 4 5, तो अगले क्रम में 6, तो कितना हो जाएगा 6 1 7 और 7 4 11, यानी 117। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, यदि नहीं समझ में आया हो तो एक बार दोबारा सुन ले, अदरवाइज कमेंट में आप दे, फिर से मैं समझाऊंगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चंस नंबर, अनुक्रम में अगला भिन्न क्या है। ये तो लगभग सही था सभी स्टूडेंटों का और बहुत आसान क्वेश्चन था। कैसे, देखिए 1/2, 3/4, 5/8, फिर है 7/16। तो देखिए ऊपर क्या किया, एक एक छोड़ करके गया है ना, विषम संख्या 1 3 5 7, तो अगला क्या हो जाएगा 9, और फिर नीचे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32, तो 9/32, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चंस है ना, और बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। जिन स्टूडेंटों को नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा कृपया ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। कहता है कि कक्षा में मीना का रैंक शीर्ष से 9वां है। तो देखिए शीर्ष हमेशा ऊपर हो गया, तो ऊपर से 9वां मान लिया जाए, यहाँ पे रैंकिंग आ जाता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ये 9वां रैंकिंग है ऊपर से, है ना, ऊपर से एरो लगा देते हैं, यानी ऊपर से। तो इसके ऊपर कितने विद्यार्थी हो गए, 8 विद्यार्थी हो गए, तभी 8 और एक ये 9 हो जाएगा, है ना। और अंत से बोलता है 36वां, तो यानी इधर से आएगा तो ये हो जाएगा 36वां। तो यहाँ देखिए ये यदि 36वां हो गया इधर, तो इसके नीचे कितना हो गया 35, है ना। अब देखिए ये जो 9वां और 36वां, ये दोनों तो उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, किसका, मीना का, है ना। तो 8 + 35 + 1 जोड़ दीजिए, 8 5 13 1 14, है ना, और 3 1 4 44। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन जी एक्चुअली हुआ क्या है कि ये नीचे में आना था डाटा, लेकिन वो आया नहीं, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो इसको हम कभी अगले वाले सेट में कर देंगे, तो इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या था कि एक एक माइनस हो रहे थे, r = 18, तो 17 16, यानी -1 पे तीनों में है। फिर यहाँ देखिए 22 21 20, ये भी -1 है, ठीक है ना। और ये क्या है 8 10 9, ये बिल्कुल मिक्स हो गया। फिर यहाँ देखिए 14, n = 14, m = 13, l = 12, तो मतलब -1 सभी में है। तो अलग कौन सा है, तो अलग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जैसे कि आप जानते हैं, कहता है पावनी और सरस्वती कैरम खेलते समय बैठने की मानक व्यवस्था है। मानक व्यवस्था में बैठकर कैरम खेल रही है। यदि पावनी उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है, तो सरस्वती किस दिशा के सम्मुख होगी। देखिए जरा ध्यान रखिएगा, मेरे क्लास के स्टूडेंट ने तो किसी ने गलती नहीं किया, लेकिन आप लोग जरा ध्यान दीजिए कि बैठने की जो दिशा होती है कैसे होती है, मतलब जो दिशाएं होती है, इसको बोलते हैं पूरब, है ना, पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को उत्तर, और इसको बोलते हैं दक्षिण। तो अब कहता है कि पावनी उत्तर दिशा की ओर सम्मुख करके खेल रही है, मतलब इसका मुंह जो है पावनी का ऐसे है ऊपर की ओर। तो जाहिर सी बात है कैरम में क्या होता है, आमने सामने बैठते हैं ना जी, तो इसका मुख कैसे हो जाएगा, इधर नीचे की ओर। तो नीचे कौन सा है, दक्षिण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे, और नहीं समझे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए ई वोटिंग की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। जरा इस क्वेश्चन को एकदम डाल दीजिए VVI में, हालांकि इसमें और भी काफ़ी थे VVI, लेकिन इसको तो डाल ही दीजिए, क्योंकि छूट गया जो छूट गया। ये जो है ना आने वाला है, आपके बिहार के सभी एग्जामों में ये आने जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये हो, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में इस पॉइंट को चाहें तो आप नोट कर लें, हाल ही में 28 जून 2025 को नगर निगम और शहरी निकाय का, इसका नगर निगम और शहरी निकाय का जो है ये उपचुनाव हुआ था। इसमें बिहार ने जो है पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग लागू किया है। क्या किया है, मोबाइल आधारित ई वोटिंग, है ना। तो बिहार हो जाएगा पहला राज्य।
चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आया भी है सीजीएल में, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएल में, ठीक है। भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है? तो ये जो है त्रिपुरा में किया जाता है, ठीक है, त्रिपुरा में। इसको भी आप नोट कर लेंगे। और ये करने वाली जो जनजाति है वो है रियांग जनजाति। कौन सी जनजाति? तो रियांग जनजाति। मान लिया जाए आपका क्वेश्चन उलट करके पूछ दे कि रियांग जनजाति कहाँ की है, तो त्रिपुरा की हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि अनुच्छेद 52 मतलब भाग 5 में जो है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक किस चीज़ से संबंधित है? तो जो भी स्टूडेंट संविधान पढ़ रहे हैं और पढ़े हैं उनको पता है कि संघ की कार्यपालिका से, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी अनुच्छेद के बीच में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं मंत्रिमंडल वगैरह सारे आ जाते हैं, तो संघ की कार्यपालिका हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? देखिए ये क्वेश्चंस भी काफ़ी आया हुआ है ना कि कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ है? तो आप सभी को पता है किसके बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा कि बाबर ने लगातार लड़ाइयाँ जीती है, तो यहाँ भी बाबर ही विजयी हुए थे राणा सांगा को हरा करके, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, मैथ का क्वेश्चन है और बहुत प्यारा, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या बोलता है? दूध और पानी का 32 लीटर का मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले निकालिए और समझदारी से एकदम शांति से 1 मिनट आप दिमाग को शांत रखिए। ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलिएगा। देखिए 32 लीटर दूध है ना जी, मिश्रण है ना जी, तो दूध की मात्रा क्या हो जाएगी? दूध की मात्रा बराबर, ये देखिए पहला क्या है बोलता है 5, तो 5 जिसकी मात्रा बोल रहा है तो उसको ऊपर रख लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8 और टोटल मिश्रण कितना है? तो 32। तो ये देखिए क्या हो गया 800 का 32, तो 500 का 20 लीटर। 20 लीटर क्या हो गया? ये 20 लीटर जो है दूध की मात्रा हो गई, ठीक है। तो जब 20 लीटर 32 लीटर में से दूध की मात्रा 20 हो गया तो पानी कितना हो गया? पानी जो हो गया वो 12 लीटर हो गया, है ना। 32 - 20 बराबर 12 लीटर पानी आ गया। अब देखिए क्या बोलता है, कितना लीटर इसमें और पानी मिला दें कि परिणामी मिश्रण 50% पानी की हो, मतलब 50-50 दोनों हो जाए, दूध भी 50% और पानी भी 50%। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि दूध की मात्रा जो है, दूध की मात्रा कितना हो गया 20 लीटर और पानी की मात्रा कितना हो गया 12 लीटर, है ना। तो इसमें कितना मात्रा पानी की और मिला दें कि एकदम बराबर हो जाए? तो देखिए 8 लीटर जब हम मिला देंगे तो ये भी 20 लीटर हो जाएगा, यानी 50-50 हो गया ना, 50%, यानी 20 लीटर दूध और प्लस 20 लीटर पानी बराबर टोटल 40 लीटर। 40 लीटर के मिश्रण में क्या हो जाएगा 20 लीटर पानी, तो आंसर आपका हो जाएगा 8 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और कृपया नहीं समझे हैं तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं इसको दोबारा आपको बता सकूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है और हर एग्जाम के लिए ये जो है ना इम्पोर्टेंट है। कहता है पादपों में दारू जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो ये जल के लिए, ठीक है, जैसे जाइलम और जैसे जल, ध्यान रखिएगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, क्योंकि आप देख रहे हैं ट्रांसजेंडर की बात किया है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अस्पताल में ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी मतलब ये जो अपने जाते हैं ना कोई भी पेशेंट तो बाहर में दिखा करके आ जाते हैं, मतलब उनको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होता है। इसको बोलते हैं आउटडोर पेशेंट। क्या बोलते हैं? आउटडोर जो डिपार्टमेंट होता है ना ओपीडी, पेशेंट डोर, आउटडोर पेशेंट, ठीक है, जो दिखाए और चले आए। तो ये जो ट्रांसजेंडर के लिए शुरू किया गया है वो है डी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ इसको जरा ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन, चूँकि भारत, ये रूस और यूक्रेन में अभी भी युद्ध चल रही है ना, तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश रूस और यूक्रेन दोनों के साथ राज्य क्षेत्रीय सीमा, मतलब दोनों के साथ राज्य क्षेत्रीय सीमा साझा करता है? तो ये बेलारूस है, ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया आपका बेलारूस। एंड इस
टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है, कहता है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष। तो काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही, अंजू बॉबी जॉर्ज है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब सभी विद्यार्थियों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारे लोगों ने, मैं बताया कि उन्होंने अपना पीडीएफ बना करके भेजा। अच्छा लगता है कि आप लोग जो है यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप जो है, आप भी चाहें तो अपना पीडीएफ बना करके हमें भेज सकते हैं। जब अब आज तो नहीं, कल क्वेश्चंस का फिर एक 25 क्वेश्चंस का सेट हम देंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। और इस चैनल को आप यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस पे आने वाली हर चीज़ आपको समय से मिल सके। और मुझे उम्मीद है यदि आप लोग इसी प्रकार से मेरा उत्साह वर्धन करते रहेंगे तो बहुत जल्दी मैं कंप्लीट सेट, बिहार दरोगा के लिए 100 क्वेश्चंस का सेट, बिहार एसएससी के लिए 150 क्वेश्चंस का सेट, सब कंप्लीट सेट लेकर के आऊँगा। और पीडीएफ के माध्यम से चेक करने के बाद इसी प्रकार आप सभी विद्यार्थियों को मैं मार्गदर्शन करता रहूँगा। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो, चूँकि वीडियो लंबी हो रही है तो बहुत ज़्यादा आज बातें नहीं करेंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को फॉरवर्ड करें, ताकि मेरा मनोबल अप हो सके, है ना। चलिए, नमस्कार, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में।